आखिरकार क्या हमने तय कर लिया है कि पूरा का पूरा उत्तर भारत एक गैस चेंबर बन के रहेगा, जिसमें लोग ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए तरस तरस कर जीते रहेंगे? क्या हमने तय कर लिया है कि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को सिर्फ मरने के लिए पैदा कर रहे हैं? क्योंकि आज अगर आप दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की बात करें, आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो इन तमाम इलाकों में जो कोहरा सा छाया है वो कोहरा प्राकृतिक नहीं है, ये सिर्फ प्रदूषण है। और प्रदूषण आज इसकी वजह से लोग सांस नहीं ले पा रहे, तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, हर तरह से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकारें हैं कि बिल्कुल चुप। और इसमें सबसे ज्यादा चुप्पी साध रखी है दिल्ली सरकार ने। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली वालों को नरक में झोंक रखा है, लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। क्या इसीलिए हम सरकारें चुनते हैं अरविंद जी? जान जा सकती है और इस वक्त में सबको मिलकर काम करना होगा। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग सावधान हो जाएं। दिल्ली की हवा आपकी जान भी ले सकती है। दिल्ली एनसीआर की हवाओं में घुल चुका है जहर। बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है प्रदूषण का स्तर। दिल्ली की खुली हवा में सांस लेना आपको न केवल बीमार बना सकता है, बल्कि आपको गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इससे हार्ट अटैक हो सकते हैं, सडन डेथ हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, अस्थमा और सीओपीडी सबको पता है। मंगलवार को जब दिल्ली एनसीआर की नींद खुली तो दिल्ली पर धुंध की सफेद चादर छाई हुई थी। दिन में अंधेरा छाने लगा था, धुंध और धूल से आसमान भरा हुआ नजर आ रहा था। दिल्ली में ये जानलेवा प्रदूषण की तस्वीरें हैं। स्मॉग का ये वो कहर है जो धीरे धीरे दिल्ली वालों की सेहत को अपने आगोश में ले रहा है। दिल्ली एनसीआर के जहरीली हवा का जिम्मेदार कौन है, ये भी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एनसीआर का मौसम कितना खतरनाक हो चुका है। ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। IMA डिक्लेयर्स दिल्ली इन ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी स्टेट। स्कूल बंद हो जाने चाहिए, लोग घरों से बाहर नहीं निकलने चाहिए, खासकर एल्डरली, प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चे, हार्ट के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, बाकी सब लोगों को भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। एक्टिविटी बंद होनी चाहिए, पार्कों में जाना बंद होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट जॉगिंग, इवन नॉर्मल वॉकिंग एज ऑन टुडे, आज के दिन में नहीं करना चाहिए। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहां। घर से निकलना तो मजबूरी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन दिल्ली एनसीआर के मौसम में इसी तरह स्मॉग छाया रहेगा। साथ देने के लिए या तो कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो, बरसात हो या हवाओं का दौर तेज हो जाए, उस केस में ही सुधार हो सकता है। तो आगे आने वाले खासतौर से हम पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, नॉर्थ राजस्थान, जो पूरा एरिया है, इसमें अगले 3 दिन में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। दिल्ली और उसके आसपास की हवा बेहद खराब हो चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर दिल्ली वाले किसकी गलती की सजा भुगत रहे हैं? ये सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन जैसा हो रहा है। सब लोग गॉगल इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। ये बहुत ही हानिकारक है सेहत के लिए। आपको उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा झेलना पड़ेगा? हाँ, इतनी उम्मीद नहीं थी कि स्मोक की वजह से इतना तकलीफ होगी। तो सुबह मतलब दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। इतनी दिक्कत है कि बिना गॉगल के यहाँ पे चल नहीं सकते। पूरी इचिंग हो रही है, पूरी गॉगल निकाले बाबा, पूरी इचिंग हो रही है। दिल्ली एनसीआर अब गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो चुकी है। जरूरत सावधानी बरतने की है, क्योंकि जहरीली आबोहवा से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और सरकार से किसी तरह की उम्मीद करना खुद के लिए बेईमानी है। स्मोक और फोग के इस मिश्रण ने वो हालात पैदा कर दिए हैं कि शहर में अब दम घुटने लगा है। दिल्ली की आबोहवा मानो जहरीली सी हो गई है। लेकिन तकलीफ की बात ये कि आने वाले दिनों में भी हवा की गति यूं ही मंद रहेगी, जिसके चलते अगले कुछ और दिन आपको इस तकलीफ को झेलना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इस साल की ये दिक्कत है, कुछ दिनों में दूर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। पिछले साल इसी समय दिल्ली में प्रदूषण की वजह से यह माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो दिल्ली में सांस ले रहा है, बिना सिगरेट पिए 16 सिगरेट के बराबर का नुकसान अपने फेफड़ों को कर रहा है। और अभी का ताजा आकलन यह है कि आप 22 सिगरेट, जी हां, यानी कि 20 सिगरेट का एक पैकेट पर 2 और मिला दीजिए, 22 सिगरेट प्रतिदिन आप पी रहे हैं अगर आप सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में सांस ले रहे हैं। सिगरेट पीने वाले तो इसके ऊपर न जाने और क्या अपने फेफड़ों के साथ कर रहे होंगे। यह इमरजेंसी नहीं है, आपातकाल से भी बुरा है।
लोगों को अगर अपनी जिंदगियां बचानी है तो अपने घर में रहना पड़ेगा। लेकिन क्या सरकार वाकई में इस पर विचार कर रही है? राज्य सरकार केंद्र सरकार पर गेंद डालती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर, राज्य सरकार दूसरे राज्यों पर। ऐसा लगता है जैसे कि हम सब मरने के लिए ये सरकारें चुनते हैं, क्योंकि ये सरकारें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। अगस्त के महीने से मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी कि ये नवंबर में फिर से प्रॉब्लम आएगी और पराली जलाने का काम शुरू होगा तो केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करे। केंद्र सरकार ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया अभी तक। दिल्ली की आबोहवा में जहर घुलता रहा और दिल्ली के हुक्मरान आंख मूंद कर तमाशा देखते रहे। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पास बढ़ते प्रदूषण की कमी को लेकर लाख दलीलें हैं। सवाल उठता है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाए। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना क्या इस समस्या का इलाज है? मैं इस वक्त जो स्मॉग है चारों तरफ, जो गैस चैम्बर, जो पॉल्यूशन का चैम्बर बनी हुई है, वो इस वजह से क्योंकि फिर से पराली जलाई गई और फिर से उसका सारा इकट्ठा होकर सारा काला यहाँ आ गया है। अब इसको हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसको निपटा जा सकता है। इतना ही नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी हैरान करने वाला है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। इस मौसम में ये हर साल होता है। हम आसपास के राज्यों में फसलों के जलाने से रोकने के लिए बात करेंगे ताकि इसका समाधान खोजा जा सके। पोल्यूशन के बढ़ते लेवल को देखते हुए मैंने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से बात की है और कहा है कि वे कुछ दिन स्कूल बंद रखें। दिल्ली सरकार का रवैया ठीक उसी तरह का है जैसे आग लगने के बाद कुआं खोदा जा रहा हो। लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के दावे को इस तरह की तस्वीर मुंह चिढ़ाती है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली और उसके आसपास के शहरों का होना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। हालात को देख पर्यावरण मंत्रालय ने इस मसले पर एक मीटिंग भी बुलाई है। मौसम में बदलाव आया है, विंड स्पीड, मॉइस्चर और इन सब के कारण ये सच है कि दिल्ली के अंदर इस क्षेत्र के अंदर बदलाव आया है। गाजियाबाद और उस क्षेत्र के अंदर भी, बल्कि गाजियाबाद की स्थिति दिल्ली से भी बदतर है। तो ये बदलाव आया, इस सब में हम सब लोगों को मिलकर, देश को, प्रदेश की सरकारों, आम आदमी को मिलकर इससे जूझना होगा। हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि एनजीटी ने दिल्ली समेत यूपी और हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी ने पूछा है कि एयर क्वालिटी खराब होने से रोकने के लिए 3 राज्यों की सरकारों ने पहले ही जरूरी कदम क्यों नहीं उठाया। हवा का स्तर बहुत खराब होता जा रहा है, इससे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। हालात को देखते हुए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव क्यों नहीं किया गया। जाहिर है दिल्ली और उसके आसपास के लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि जब तक मौसम में बदलाव नहीं होता, धुंध और प्रदूषण वाले इस मौसम में सांस लेना मजबूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली और आसपास के रहने वाले लोगों के पास एक विकल्प है। अगर आप में हिम्मत है तो अपना घर उठाइए और किसी ऐसे राज्य में ले जाइए जहां इस तरह का प्रदूषण नहीं है, वरना इस गैस चेंबर में रहने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हालात की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने और दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां सामने रखी हैं। 9 नवंबर तक एक्शन रिपोर्ट जारी करने की बात कही गई है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी जानकारी एनजीटी को दी जाए, ये कहा जा रहा है। इसके साथ साथ एनजीटी ने प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया। जरा सोचिए इस तरह के आदेश कितने हास्यास्पद लगते हैं। दिल्ली सरकार और उसके साथ साथ तमाम अन्य जो एजेंसियां हैं उन्हें एनफोर्समेंट के लिए कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो अपने 10 दिन तक का किराए को कम कर दे, पार्किंग को 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाए, 5वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए। आखिरकार ये वाकई में क्या इलाज है? ये इलाज नहीं है, ये महज हम सब लोगों के आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश है। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल हमारी चुनी हुई सरकार किस तरीके से हम सबों का मजाक उड़ा रही है। और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में आज जो प्रदूषण का ये गैस चेंबर बना है, ये सिर्फ हमारी सरकारों की लापरवाही की वजह से है और कुछ नहीं है। प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों से नहीं होता, प्रदूषण होने की अलग अलग वजहें हैं। पराली यानी कि जो खेत में फसल के बाद जो फसल रह जाती है जिससे किसान जलाते हैं, हरियाणा और पंजाब में, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन पंजाब और हरियाणा की सरकार किसानों को कुछ नहीं कहती। इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जबरदस्त तरीके से, आप जहां देखें वहां बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, जबरदस्त प्रदूषण उससे होता है। उसके लिए भी तमाम नियम कानून हैं, लेकिन सरकार इसका पालन कभी नहीं करवाती, चाहे दिल्ली की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो।
तो जब सरकारें कोई काम कर ही नहीं रही तो हम सब गैस चेंबर बनकर उस गैस चेंबर में मरेंगे ही। तो आखिरकार हमने ही तो चुना है इन लोगों को, अब जब चुना है इस लोगों को तो झेलिए। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में इसी तरह धुंध ने डेरा डाला हुआ है। प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि खुली हवा में सांस लेना दुभर है। अब सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के आसमान में इस धुंध वाले मौसम की बड़ी वजह पराली को बताया जा रहा है। हरियाणा, राजस्थान और यूपी से सटे इलाकों में किसान पराली को जलाते हैं। इन राज्यों में फसलों की कटाई के बाद बचे हुए हिस्से को जला दिया जाता है, जिसका धुआं दिल्ली के आसमान में डेरा जमा लेता है। इस बार भी दिल्ली में छाई धुंध की वजह पराली ही बताई जा रही है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर पाबंदी भी लगा रखी है। बावजूद इसके ये सिलसिला जारी है। इतना ही नहीं, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए और भी वजह जिम्मेदार हैं। धूल और कंस्ट्रक्शन वर्क 45% प्रदूषण फैलाता है। जलाया जाने वाला कचरा 17% जिम्मेदार है। डीजल वाले जनरेटरों से 9% प्रदूषण फैलता है। इंडस्ट्रीज 8% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। घरेलू पॉल्यूशन 7% जिम्मेदार माना जा रहा है। गाड़ियों से 14% पॉल्यूशन होता है। गाड़ियों में सबसे ज्यादा ट्रकों से प्रदूषण फैलता है। फॉग और स्मोक के क्राइटेरिया होते हैं। स्मोक उसी स्थिति में कहते हैं कि विजिबिलिटी कम रहे और जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो कम हो जाए, तो उस केस में स्मोक कहते हैं। जैसे दिल्ली के आसपास बना हुआ है, अगर RH उतनी ही रहती है और विजिबिलिटी फिर भी कम हो जाती है तो क्लियर कट फॉग की कैटेगरी में आता है। इतना ही नहीं, दिल्ली में सर्दियां शुरू होने के बाद इस सीजन में पहली बार नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे बेहद खतरनाक पॉल्यूशन पार्टिकल्स का लेवल 7.5 गुना तक बढ़ गया है, जो बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। जाहिर है, इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। सबसे बड़ी सावधानी तो यह है कि हम अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें, लेकिन जाहिर सी बात ये संभव नहीं है। इसलिए कुछ छोटी टिप्स हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं तो जरा इस पर ध्यान दीजिए। आप अगर बीमार हैं तो कृपा करके अपने घर से बाहर मत निकलिए। अगर आपको अस्थमा है तो घर से बाहर मत निकलिए। जितना हो सके अपने आप को बचाइए। अगर मास्क लगा सके तो बेहतर से बेहतर होगा। कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे लेकिन कम से कम जिंदगी बचेगी। बच्चों को खेलने के लिए बाहर मत भेजिए। मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलना बंद कर दीजिए। दोपहर में भी अगर संभव हो सके तो घर के भीतर रहिए। जाहिर सी बात है, हम सब घर के भीतर नहीं रह सकते, कामकाज करना है, लेकिन इस बीच अगर जिंदगी बचानी है तो ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और आइए बात करते हैं गुजरात के चुनावी माहौल की। ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है ताकि किसी भी तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सर नीचा ना हो। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार तो खत्म हो चुके हैं। अब ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजरात गौरव महासंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसमें हर घर के दरवाजे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ पूरी ताकत झोंक रखी है, बल्कि इसे मान सम्मान का एक मानक बना दिया है। गुजरात में बीजेपी का महाअभियान। अमित शाह दे रहे हैं घर घर दस्तक। गुजरात की सत्ता पर लगातार छठी बार कब्जा करने के लिए बीजेपी ने गुजरात गौरव महासंपर्क अभियान का आगाज किया और इसकी कमान संभाल रहे हैं खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा विधानसभा से डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की। समर्थकों के हुजूम के बीच शाह ने कई दरवाजों पर दस्तक दी, कुछ अपनी कही, कुछ लोगों के मन की बात सुनी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके से डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो है वो डोर टू डोर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डोर टू डोर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है, जो प्रिंट किया हुआ, वो लोगों को दे रहे हैं और उसमें लिखा गया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 22 साल में गुजरात में विकास किया और बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरह से नरेंद्र मोदी ने गुजरात सर को सब कुछ दिया। इस दौरान अमित शाह लोगों को एक पर्चा भी दे रहे हैं जिसमें पीएम मोदी का पैगाम है। महासंपर्क अभियान पार्टी के लिए कितना मायने रखता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के दिग्गजों की धड़कनें भी तेज हैं। वो जनता के साथ साथ ऊपर वाले से भी दुआएं मांग रहे हैं। अमित शाह ने नारायणपुरा के अंबाजी माता मंदिर में पूजा अर्चना की।
गुजरात का रण जीतने के लिए बीजेपी सारी ताकत झोंक देना चाहती है। अमित शाह के साथ ही दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों को भी वोटर्स का मिजाज समझने और बदलने का जिम्मा दिया गया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान गुजरात के रण में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते नजर आएंगे। घर घर महासंपर्क अभियान 12 नवंबर तक चलेगा। 50,000 पोलिंग एरिया के वोटर्स से बातचीत का टारगेट रखा गया है। दरअसल गुजरात का चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। यहाँ एक और बीजेपी साल 1998 से चली आ रही सत्ता बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस सियासी तौर पर अहम इस राज्य में सत्ता हथिया कर 2019 से पहले टीम मोदी को बड़ा झटका देने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए कांग्रेस पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को अपने साथ लाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं पीएम मोदी गुजरात के लोगों से जातिवाद मानसिकता से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हैतल खत्री के साथ पूर्व पटेल, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। आज से ठीक 1 साल पहले देश में नोटबंदी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसकी तमाम उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं मोदी सरकार के द्वारा, लेकिन एक ऐसी उपलब्धि है जो कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद गिना रहे हैं, और यह उपलब्धि अपने आप में बड़ी विचित्र है। और अगर ये इसे उपलब्धि आप कहें तो वाकई में रविशंकर जी, हमें भी विचार करना पड़ेगा कि आप दरअसल क्या इंगित करना चाहते हैं। रविशंकर जी का यह कहना है कि देह व्यापार में जबरदस्त कमी आई है क्योंकि सरकार ने नोटबंदी लागू की। अब ये आंकड़े उनके पास कहां से आए और सरकार ने इस पर कैसे पूरी निगरानी रखी, ये तो रविशंकर जी को पता होगा। लेकिन जिस तरह से ये बातें सामने रखी जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कहां नजर रखती है। नोटबंदी के पॉजिटिव फायदे क्या क्या हुआ? कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना में कमी आई है। लोग पैसे लेके पत्थर फेंकते थे, नंबर 1। नंबर 2, नक्सलवाद की संख्या में बहुत कमी आई है। मेरे पास डेटा है, मैं आपको मूल बताना चाहता हूं, रिटन नोट में आपको मिल जाएगा। नंबर 3, भारत में देह व्यापार में बहुत कमी आई है, क्योंकि भारत में दुर्भाग्य से नेपाल से, बांग्लादेश से ये सारे पैसे कैश में हुआ करते थे। तो जहां वित्त मंत्री ने तमाम अन्य उपलब्धियां गिनाई, वहीं कानून मंत्री ने 3 बड़ी उपलब्धियां गिनाई, जिसमें देह व्यापार सबसे बड़ा है। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ नया होने जा रहा है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। ये बात 10 दिन पुरानी है। इस पर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन अंततः शरद पवार ने इस पर मुहर लगा दी है। शरद पवार ने स्पष्ट किया है कि अगर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपने हाथ खींचती है तो एनसीपी किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना समर्थन नहीं देगी। यानी कि आने वाले दिनों में यह हो सकता है कि हम देखें कि फडणवीस सरकार एक तरफ, एनसीपी और शिवसेना एक तरफ। एक शहजादी की पूरी जिंदगी गुमनामी में गुजर जाए, क्या आप इस पर यकीन रख सकते हैं? दरअसल एक शहजादा है जिसकी सल्तनत कुछ खंडहरों तक सिमटी हुई थी। आज वो शहजादा इस दुनिया में नहीं है। हम कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है, ये कहाँ की कहानी है? ये कहानी दिल्ली की है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। कोई भूतिया महल कहता था तो कोई शापित हवेली। दिल्ली के मालचा महल को लेकर न जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन जब न्यूज़ नेशन की टीम इस महल के अंदर पहुंची तो अंदर एक ऐसी जिंदगी की दास्तां सामने आई जो दर्द और गुर्बत से भरी थी। दिल्ली के इसी मालचा महल में अवध के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले शहजादे रियाज ने अपनी आखिरी सांसें लीं। दिल्ली के पौश इलाके में फैला है रीछ का जंगल, और इसी जंगल के बीच में है मालचा महल, एक ऐसा महल जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुका है। इस महल के अंदर अवध का आखिरी राजकुमार रियाज रहा करते थे। वो यहाँ पर किसी को आने नहीं देते थे। अगर कोई आ भी जाता था तो उसके ऊपर अपने पाले हुए कुत्ते छोड़ दिया करते थे। लेकिन अवध के इस आखिरी राजकुमार की डेथ हो गई, वो मृत पाए गए अपने घर में। शहजादे रियाज बचपन में दिल्ली आए थे। बताया जाता है कि अवध की बेगम विलायत महल दिल्ली आ गई थी और उन्होंने बतौर मुआवजा अपने लिए एक महल की मांग की थी, जिसे स्वीकारते हुए सरकार ने मालचा महल को उनको दे दिया था। इस महल में बेगम के साथ शहजादी सकीना, शहजादा रियाज और उनके नौकर रहते थे। लेकिन इस शाही परिवार की जिंदगी बदकिस्मती से भरी रही और 1993 में बेगम विलायत महल ने मालचा महल में ही खुदकुशी कर ली। करीब 4 साल पहले शहजादी सकीना भी चल बसी थी, जिसके बाद शहजादा रियाज
अकेले रह गए थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शहजादा रियाज और सकीना की बचपन में शादी हो गई थी, लेकिन वो रहते भाई बहन की तरह थे। शहजादा रियाज की मौत के बाद जब कैमरे मालचा महल के अंदर पहुंचे तो कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जो बयां कर रही थीं कि शहजादा रियाज लंबे वक्त से डिप्रेशन के शिकार थे। उनके पुरखों का डाइनिंग सेट और टी सेट जिसमें वो चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, और ये उनकी शाही डाइनिंग टेबल, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना की बनी हुई माचिस जो कभी उनके पुरखों को गिफ्ट की गई थी वो रखी हुई है। साथ ही इटालियन विनेगर और तमाम प्लेटें रखी हुई हैं। पीतल की एक प्लेट है जिसमें बताते हैं कि राजकुमार रियाज खुद खाना खाया करते थे और मानसिक तौर पर थोड़ा विकसित भी हो गए थे, क्योंकि 2 और अतिरिक्त प्लेटें वो लगाया करते थे, एक अपनी माँ के लिए और एक अपनी बहन के लिए, जिनकी डेथ हो चुकी है। मालचा महल आज सुनसान है। शहजादे रियाज नाम की वो आखिरी आवाज़ भी इन खंडरों में गूंजनी बंद हो गई है। लेकिन जब जब इतिहास के पन्नों में मालचा महल का जिक्र आएगा, तब तब बेगम विलायत महल और उनके परिवार का भी नाम आएगा, जिन्हें वक्त ने बदकिस्मती के सिवा और कुछ नहीं दिया। मालचा महल एक गुमनाम और रहस्यमय महल। आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने इस महल का निर्माण कराया था और यहाँ रहा करता था अवध के राजघराने का आखिरी वंशज प्रिंस रियाज। लेकिन बीमारी से उनकी मौत हो गई। अवध राजघराने के इस वंशज की मौत हैरान करती है, लेकिन सवाल प्रशासन के ऊपर भी उठता है कि आखिर सब कुछ पता होते हुए भी आखिर अवध राजघराने के इस आखिरी वंशज की कोई मदद क्यों नहीं की गई। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।